ठीक है बच्चों, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। यहाँ से हम इसको थोड़ा आगे शुरू करते हैं। हम लोग कॉस्ट कर्व्स की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक टेबल, एक एग्जाम्पल के लिए एक टेबल ली थी, जिस टेबल में क्या है कि आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स हैं और इस आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो हमें दे रखी है। आमतौर पे क्या होता है, हमें ये कॉलम और ये कॉलम नहीं दिया होता, हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये हमारा आउटपुट है और ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो इससे हम आगे जाकर के मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन हमने जो है थोड़ा सा टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। कल मैंने बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती हैं, स्थिर लागतें और परिवर्तनीय लागतें, ठीक है, वो क्या होती हैं कल मैंने आपको बताया था। परिवर्तनीय लागतें वो हैं जिनका संबंध प्रोडक्शन के स्तर के साथ होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बदलेगा वैसे वैसे लागतें जो हैं वो बदलती चली जाएंगी। और स्थिर लागतें वो हैं जिनका संबंध जो है वो प्रोडक्शन के स्तर से होता तो है लेकिन उनके साथ वेरी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको, कि जैसे एक आप फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 10,000 रेडीमेड पीस तैयार करने की, ठीक, और एक फैक्ट्री लगाते हो 10 लाख, ठीक, इतने रेडीमेड पीस तैयार करने की फैक्ट्री। तो इसकी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट और इस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट में अंतर होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन के लेवल पर डिपेंड तो करेगी, लेकिन जब एक बार आपने वो चीज़ इस्टेब्लिश कर दी, फैक्ट्री लगा ली, तो उसके बाद वो फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करेगी, इसलिए उसे कहा जाएगा फिक्स कॉस्ट। वो फिक्स है, वो स्थिर है, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हमने जो है वो एक फैक्ट्री, एक उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री ली जिसमें हमने जो है वो इसकी कैपेसिटी जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसके आउटपुट के लेवल्स हैं। हो सकता है ये मतलब जैसे मान लो कि कपड़े की लॉट हो या किसी चीज़ का क्विंटल्स में प्रोडक्शन हो, ठीक है, या कुछ हज़ार पीसेस की बात हो, इस तरीके से, तो ये कुछ भी हो सकती है। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब हमने 4,000 रुपये से एकदम शुरू किया है, तो ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब उत्पादन शुरू करते करते हमारा ये पैसा लग गया, ठीक। फिक्स कॉस्ट को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि उत्पादन शुरू करने से पहले आपको कितना पैसा लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो ये इतना पैसा हमारा उत्पादन शुरू होने के पहले लग गया, अब ये फिक्स कॉस्ट का अंग हो गया, ठीक है। इसको हम जब तक उत्पादन वाइंड अप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इसे बेच करके इसको हम यहाँ से नहीं निकल सकते, ठीक है। फिर ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मजदूरी है या बिजली का खर्चा है या मशीन्स की रनिंग कॉस्ट है। अगर हम रोज़ मशीनों को मतलब किराए पे ले रहे हैं तो वो किराया है, इस तरीके से, तो ये सब चीज़ें वेरिएबल कॉस्ट में आ गई। ये हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट जो इस तरीके से 4, 7, 9, 12, 16, 21, 27, 34, 42, 51, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये बढ़ रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे हमें ज़्यादा मजदूरों को लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बिजली का खर्चा होगा, ज़्यादा हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का योग करके, ठीक है, दोनों को सम कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई। जैसे 0 + 4 = 0, 4 + 4 = 8, 7 + 4 = 11, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ते चले जाएंगे तो ये वाला कॉलम मिलता चला जाएगा। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल होती है वो। फिर उसके बाद हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाली। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने कैसे निकाली, जब हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, उसको हम N या Q मतलब
एन कुछ कह लो, एन कह लो, ठीक है, ये आउटपुट है, इसे हमने कह लिया क्यू। आमतौर पे हम इसे क्यू कहते हैं, ठीक है। क्यू जो है वो प्रोडक्शन है, कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा, ये है आपका टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट, ठीक। इसको हमने कह दिया क्यू, ठीक है ना। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट के आंकड़े आ गए थे। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने देखा था। अब इसको मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, कि जैसे अगर हम इसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो सबसे ज़्यादा कितना है, 4 दिखाना हमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितनी फिगर है, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख ली हमने लागत, ठीक, और ये उत्पादन, ठीक है ना। तो जब 0 उत्पादन है तो कितनी है, अनंत, ठीक। अनंत का मतलब मान लिया हमने कहीं ये ऊपर अनंत में चला गया, वहाँ पे कोई बिंदु है जहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जब पहली यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4, ठीक। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 की बात हो रही है। तो जब हमने पहली का वो किया, ये मान लो 1 2 3 और 4, तो पहली पे कितना है, 4, ठीक। दूसरी पे कितना है, 2, यानी जब हम दूसरी पे आए तो ये हो गया 2, ठीक है, बल्कि और आ गया इधर, ठीक, 2। फिर तीसरे पे कितना है, 1.33, यानी ये। उसके बाद चौथी पे कितना, 1, चौथी पे आया तो आ गया 1। फिर पांचवी पे 0.8, फिर 0.67 छठी पे, फिर 0.5, ठीक है। और फिर 0.55, उसके बाद 0.5, और ये रहा 0.44, और ये 0.40। मतलब ये इस तरीके से आएंगे बिंदु। अगर इनको हम मिलाएं तो हमें किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से ये वक्र मिलेगा, ठीक है। और ये इसी तरीके से गिरता चला जाएगा। लेकिन इसमें खास बात ये देखने वाली है कि ये गिरता तो रहेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा कि इसे काट के निकल जाए। ये 0 के हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है, गिरता रहेगा। ये मतलब इस तरीके से रहेगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस में मिलेगा नहीं जाकर, ठीक है। अब आप यहां पे ये देख लो कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 4, ठीक है, ठीक। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को गुणा कर दें क्यू के साथ तो हमेशा 4 आएगा, ठीक है। हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली, 4 बटे क्यू, सॉरी, हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट से कैसे निकाली, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे 4, ठीक है, बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये बटे ये 4 इधर है बेटा, ठीक है।
बराबर एवरेज, वो टोटल, रुको यार गड़बड़ हो गया सब। ये जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल लें हम, फिर से देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे क्यू। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 4 बटे क्यू, तो AFC गुणा क्यू बराबर है 4, ठीक है ना। AFC गुणा क्यू बराबर 4 रहेगा हमेशा, ये कितना रहेगा 4, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसके किसी भी बिंदु पे आप, किसी भी बिंदु पे चलो, अगर मान लो आप इस बिंदु पे हो, तो ये क्या दिखा रहा है Q, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, ठीक। तो अगर इन दोनों को गुणा करोगे किसी उसको, अगर एक आयत है आपके पास, अगर उसकी लंबाई को, जैसे मान लो ये 4 है और ये 2 है, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा ना। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये कितना है, ये कितना क्षेत्र है 4, AFC गुणा क्यू बराबर 4, ठीक। अगर हम कोई और बिंदु ले लें, यहाँ ले लें, तो ये जो क्षेत्रफल आएगा ये कितना है, ये भी 4 ही है। अब क्या हुआ, अब लंबाई ये बढ़ गई और ये कम हो गई, लंबाई कम हो गई। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो क्या होगा, तब भी हमें ये क्षेत्रफल 4 ही मिलेगा, समझ रहे हो। यानी इस कर्व के नीचे कोई भी पॉइंट हम लेंगे, उस पे जो एरिया मिलेगा, ठीक, वो हमेशा एक फिक्स्ड एरिया होगा। यहाँ पे वो बराबर होगा आपका किसके बराबर, टोटल फिक्स कॉस्ट के, ठीक है ना। तो ऐसे कर्व जिसमें क्या होता है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, कोई पॉइंट लो तो x इंटू वाई का ये जो एरिया है ये फिक्स रहे, ठीक है ना। चाहे पॉइंट कितने भी क्यों ना बदल जाए, इसमें बदलाव ना हो। तो ऐसे कर्व को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कैसा कर्व है ये, इस कर्व को क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिख लो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र में, कई जगह आपका इससे सामना होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी आपको चलते चलते, ठीक है। कभी कभी इसे कहते हैं आयताकार परवलय, ठीक है। क्या है ये, आयताकार परवलय। इसकी विशेषता ये रहेगी कि ये चाहे इस अक्ष की ओर इसको ऊपर की ओर खींचो, चाहे इधर नीचे की ओर ले जाओ, ये कभी भी ना तो x एक्सिस में जाके ज्वाइन होगा और ना कभी भी ये जाकर के y एक्सिस में जाकर के मिलेगा, ठीक है। यानी ये इसकी ओर गिरता तो रहेगा, करीब तो आता रहेगा, लेकिन कभी भी x एक्सिस को ये या y एक्सिस को ये चीज टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके के कर्व को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो AFC का कर्व होता है वो किस तरीके का होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होगा, इसको हम कहेंगे AFC, ठीक है। चलो अब मिटा दूं इसे, बना लिया ना सबने, मिटा दूं, चल
अब हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ABC, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय Q, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय Q। तो अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 0। 0 किसी संख्या से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0 को 5 से डिवाइड किया कितना आया? 0। क्यों? मान लो हमारे पास 0 रोटियां थी, ठीक है। 10 आदमी खाने वाले आ गए, हमने वो 0 रोटियां सबको बांट दी हैं, तो उन सबको कितनी कितनी रोटी मिली? 0, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? 0, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 0, ठीक है। उसके बाद अब पहली यूनिट आउटपुट आई, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 4। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 4/1, ठीक है। तो कितनी हो गई? 4, ठीक है। फिर 2 यूनिट हो गई। अब 2 यूनिट पे टोटल कॉस्ट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 7। तो 1 यूनिट पे एवरेज कॉस्ट कितनी हुई? 7/2, ठीक है, यानी 3.5। उसके बाद फिर 9/3 यानी 3। उसके बाद 16/4 यानी ये हो गई 4, अरे सॉरी 13/, अरे हाँ गलती से ये वाला ले लिया, ठीक है। 12/4 तो कितना हुआ? 3, ठीक है। उसके बाद 16/5 कितना हुआ? 5 3 15 और है ना 3.2। उसके बाद कितना हुआ? 21/6। तो 6 3 18, बचे कितने? 3, 6 5 30, 3.5। उसके बाद फिर 27/7, 7 3 21, बचे 6, ठीक है। 7 8 56, बचे 4, 7 5 35, ठीक है। उसके बाद 34/8 यानी कितना हुआ? 4 8 चौक 32, बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक। फिर 42/9 यानी कितना हुआ? 9 चौक 36, बचे 8, 9 9 81 तकरीबन, ठीक, 4.9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 51/9 चौक 36 और 6 42, हाँ सॉरी 6, तो 9 7 63, ठीक है। 9 7 63, बल्कि हाँ थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं ना। चलो 9 छक रख लो, 9 छक 54, ठीक है। फिर कितने बचे? फिर बचे 6, फिर 6 बचे, फिर 6, फिर 6, इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। फिर 51/10
ठीक है। तो ये एवरेज कॉस्ट कैसे है, एवरेज कॉस्ट हमें कितनी दिखानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, ठीक, और न्यूनतम कितनी दिखानी है, तकरीबन 3 के आसपास, न्यूनतम 3। पहले शुरू में बढ़ी, पहले शुरू में घटी 4, 3.5, 3, 3, 3.2, यहाँ तक गिरती रही और यहाँ से फिर वो बढ़नी शुरू हो गई और गई कहाँ तक, ठीक है। तो इसका अगर कर्व बनाओगे तो किस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम इसको बनाएं तो मान लो 1, 2, 3, 4, ठीक, 5, ठीक है। इसको ड्रॉ करें तो कितना हुआ, पहली है 0, तो 0 पे तो 0 ही है, उसके बाद पहली पे कितनी है 4, तो ये पहली पे हो गई 4, उसके बाद दूसरी पे कितनी है 3.5, ये हो गई, तीसरी पे कितनी है 3, ये हो गई, चौथी पे भी ये 3 ही है, ये हो गई, ठीक। फिर आई 3.2, ये हो गई, ठीक। फिर 3.5, ये हो गई, उसके बाद 3.8, ये हो गई, फिर उसके बाद 4.25, सॉरी 3.8 ये आएगी, फिर यही 4.25, ठीक है, और 4.67, और उसके बाद फिर 5.10, मतलब किस तरीके से आई, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम ये स्केल को यहां से भी शुरू कर सकते थे, 3, 4 और ये रखते 5, ठीक है। तो ये हमें कैसा दिखाई पड़ता, ये दिखाई पड़ता हमें ऐसा, अगर हम स्केल को इस तरीके से रखते, लेकिन अभी हमने चूंकि 1, 2, 3 वाले उसमें रखा था, ठीक है ना, तो ये हमें ऊपर ही ऊपर हमको इस तरीके से मिल गया। दिखाने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये क्या है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। अब देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी कैसी थी, वो ऐसे करके गिर रही थी, ठीक है, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर हम निकालें एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये एक बार बना लो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। ये है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब अगर हम देखो एवरेज कॉस्ट निकालें तो कहाँ आ जाएगा, ये यहीं पर ड्रॉ करते हैं इसे, ठीक है। 4 को डिवाइड करो किससे, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से, तो कितना हुआ, एवरेज कॉस्ट है 0, ठीक है। उसके बाद 4 को डिवाइड किया 1 से, ठीक। उसके बाद फिर 8 को डिवाइड किया, ठीक है, 8,
उसके बाद फिर 11 को डिवाइड किया 2 से, ठीक, कितना हुआ 5.5। उसके बाद 13 को डिवाइड किया, हाँ देखो ऐसा है ना, इसको हम जो है टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टोटल आउटपुट से। मतलब तुम अच्छा वो कह रहे हो कि ये आएगी, ये यही तो कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये पहली जो 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। ये तो अब जो है जब हमने उसको जोड़ लिया तो अब 8 को हमने डिवाइड किया कितने 1 से, फिर 11 को डिवाइड किया 2 से, फिर 13 को डिवाइड किया 3 से, तो कितना आया 4 पॉइंट ठीक है, 3 तिया 9। उसके बाद 16 ये आ गया 4, ठीक है। उसके बाद 20 को करो 5, इसके बाद 20, 5 चौक 20, ठीक है 4। उसके बाद फिर 25 को 6 से, 6 चौक 24, बचा 1, 6 कम 6 और 4 और 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ठीक है। उसके बाद फिर 31 को डिवाइड किया 7 से, 7 चौक 28, बचे 3, 7 चौक 28, फिर बचे कितने 2, ठीक है, और 7 दूनी 14। उसके बाद फिर 38 को डिवाइड किया 8 चौक 32, ठीक है, बच्चे 6, तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, फिर बच्चे 4, 8 पंजे 40, ठीक। उसके बाद 46 को भाग दिया 9 से, 9 पंजे 45, बच्चा 1, 9 एकम 9, फिर बचा 1 5.11, ठीक, फिर 5.5। अब जरा आप ये देखो, ये कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है ना, ये कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक, 8, 5.5, 4.5 और उसके बाद ये है कितना 4, ठीक, और ये आ गया 4। अब आप ये थोड़ा सा गौर करो कि जब ये गिर रही है, ठीक है, तो सॉरी ये गिर रही है ना, ये गिर रही है यहाँ से यहाँ तक, ये भी गिर रही है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, यहाँ देखने की कोशिश करें आप कि ये गिर रही है, ठीक, ये भी गिर रही है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे गिरी, ये यहाँ पे गिरना रुक गई, ठीक, ये यहाँ पे बढ़ी, ये अभी भी रुकी हुई है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये बढ़नी शुरू हो गई, अभी भी ये जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब ये भी इसके साथ साथ बढ़ेगी। अब देखो क्या है, इसको अगर हम एक उससे दिखाएं, मतलब ये आपकी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर आप ये क्या होगी, दैट विल बी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब आप इस रेंज में क्या है, एवरेज मैं खींच के नहीं बता रहा, मैंने आपको वैसे ही खींच दिया है, ठीक है, मैंने नंबर वाइज ड्रॉ करके नहीं बताया,
लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एवरेज कॉस्ट का वक्र का वो है शेप, और जो ये क्या है, जो एवरेज कॉस्ट का शेप है वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप है वो वैसा नहीं है। वो कैसा है, वो इस तरीके से नीचे की ओर चलता चला जाएगा। होता क्या है कि शुरू में जब ये गिरती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती है, और ये भी गिरती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये जो है ये और ज़्यादा तेज़ी से गिरती है यूं करके, ठीक है। ये जो है इसके गिरने का रफ्तार जो होती है वो इन दोनों की एक तरीके से दोनों इम्पैक्ट इसमें शामिल है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरने का भी और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरने का भी। अब आप यहाँ पे देखिए ये कितनी तेज़ी से गिर रही है, 8, 5.5, 4.5, 3.5 और उसके बाद सीधे 4। और यहाँ पे देखिए इनके गिरने की रफ्तार, ठीक है। ये धीरे धीरे गिर रहे हैं, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। इस रेंज में, शुरुआती रेंज में एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ये सीधे 50% हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से गिरती है, बाद में एवरेज फिक्स कॉस्ट के गिरने की रफ्तार कम हो जाती है, ठीक है। तो शुरू में इसका ढलान ज़्यादा तेज होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, और बाद में वो ढलान जो है वो कम होता चला जाता है। ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये गिर रही है, और जो एवरेज कॉस्ट है चूंकि शुरू में ये तेज़ी से गिर रही है, ये भी गिर रही है, इस वजह से ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, ठीक है। यानी इसका ढाल इस तरीके से होगा अगर इस तरीके से हम कंपेयर करें, ठीक है ना। तो ये जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती जाएगी और इस तरीके से ये फिर आगे जा कर के ये बढ़ेगी। लेकिन ये जो रेंज है, ये जो रेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेंज है ये वाली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रही है, लेकिन इसके गिरने की रफ्तार कम हो चुकी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक। इसकी वजह से क्या है, ये जो कर्व आ रहा है आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व, इसके गिरने की रफ्तार यहाँ से कम हो जाती है, ठीक है। और इसका कर्व भी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर घूमना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आकर के ये जो पॉइंट है ये अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है। और यहाँ मिनिमम पॉइंट के बाद क्या होती है, जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में डिस्टेंस कम होने लगती है, ठीक है ना। क्यों कम होने लगती है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं एक मिनट मिटा दूं तो थोड़ा और आगे खींच के बता पाऊंगा आपको यही चीज। अगर आप यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करो तो आपको क्या मिलता है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अगर इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट, ठीक। यानी जी इन्फिनिटी प्लस 0 और इन्फिनिटी 4, 4, 8, 2, 3.5, 5.5, 1.3, 3, 4.3, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो कम होती जा रही है, ठीक। पहले ये ज़्यादा थी और ये धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर इसी का तो है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होती जाएगी, ठीक है। उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि अंतर ये है जो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा
कि जब आप कर्व को खींचोगे, जब आप प्लॉट करोगे, इसको घर पे जाके प्लॉट करना, इस पूरे कर्व को अपने ग्राफ पे जाकर के प्लॉट करना और देखना कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये पता साफ पता चलेगा कि ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट किस तरीके से आएगी, इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो कम होने लगेगा। जिस पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होगी, ये जो एवरेज कॉस्ट है ये उसी पॉइंट पे मिनिमम पे नहीं होगी, ठीक है ना, ये उसके आगे जाकर के मिनिमम पे आएगी कहीं पे। यानी ये जो है वो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये डिफरेंस इतने मतलब इस डिफरेंस के बाद ये अपने मिनिमम को जो है प्राप्त करेगी। यानी एवरेज कॉस्ट का मिनिमम थोड़ी देर में आएगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम थोड़ा पहले आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका मिनिमम जो है इससे इसके मिनिमम से दूर है, ठीक। यानी ये जो है वो आगे जाके अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी और ये इससे पहले ही मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक। वो एवरेज फिक्स कॉस्ट चूंकि ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे मतलब इसमें डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाएगा। यहाँ अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट खींचो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको इस तरीके से कहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके आगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के गिरती चली जाएगी, ये डिफरेंस जो है वो कम होता चला गया। ये डिफरेंस, यही डिफरेंस है, समझ लो। तो ये डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे जो है इस रेंज में ये जो रेंज है, इस रेंज में आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमें एवरेज कॉस्ट जो है ये यहाँ पे हमें गिरती हुई ही मिलती है। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के बाद भी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है हमको यहाँ पे गिरती हुई मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये इसको जो है नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर बाद जाकर के इसका मिनिमम आएगा, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट के गिरने की रफ्तार थोड़ी और कम हो जाएगी और ये डिफरेंस धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं। आम तौर पे आपको सिर्फ आगे जाके ये मैंने बता दिया, आपको सिर्फ दो ही कर्व चाहिए होते हैं। ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ठीक है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ठीक। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया ये एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व आपको इस तरीके से गिरता हुआ मिलेगा। और ये एवरेज कॉस्ट का कर्व दो कॉस्ट कर्व का टोटल होता है। एक कॉस्ट है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी है एवरेज फिक्स कॉस्ट। इन दोनों के टोटल से निकलता है एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक। यहाँ तक बात समझ गए। अब हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। देखो, किसी को जाना है जा सकता है, कोई ऐसी मेरी तरफ से कोई ऐसी बंदिश नहीं है, ठीक है। मार्जिनल कास्ट की बात आती है। मार्जिनल कास्ट का मतलब क्या है कि मैं जितना उत्पादन कर रहा हूँ, अगर मैं अपने उस उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि करूँ तो मुझे कितना उसकी कॉस्ट पड़ेगी, कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे आप यहाँ पर हैं, 5 इकाइयों का आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक।
5 इकाइयों पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 20। अगर आप छठी इकाई का उत्पादन करें तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 25। इसका मतलब छठी इकाई की कॉस्ट कितनी है 5। ठीक है, कैसे निकला? जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है ना, अगर मतलब टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बड़ी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम n यूनिट का उत्पादन करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है TUN। ठीक, और मान लो हम n+1 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है TUN+1। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ठीक है, यानी n+1th यूनिट की कॉस्ट। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे हम? इसमें से घटा दो इसको। ठीक है, या अगर हम ये कहें कि पहली इकाई की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे 0 है, टोटल कॉस्ट 4 है। ठीक, तो ये एक तरीके से पहली इकाई की कॉस्ट कितनी है 4। ठीक, दूसरी इकाई कितनी होगी? अब इसको और देखेंगे, दूसरी इकाई कितनी होगी 4। ठीक, तीसरी इकाई की 11 में से 8 गए 3, चौथी इकाई की 2, पांचवी इकाई की 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, और अब आप देखिए, इसको फिलहाल हम छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट का, ये जो है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, कैसे होती है? जैसे ये गिर रही है, ये भी गिरी एवरेज कॉस्ट के साथ साथ, 4, 3, 2। ठीक, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये जितनी देर में 4 से बढ़ के 5.5 पे आया, ये 3 से बढ़ के पहुंच गई 9 पर। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तुलना करें तो 3 से बढ़ के 5 पे आई, तब तक ये 3 से बढ़ के 9 पे आ गई। इसका मतलब क्या है? अच्छा, गिरते वक्त देखो, ये 4 से गिरी, कहाँ तक गिर गई? 3 तक। ठीक, ये 8 से गिरी, कहाँ तक गिर गई? 4.5 तक। और ये 4 से गिरी, कहाँ तक गिर गई? 2 तक। सबसे ज़्यादा कौन गिरी? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गिरी है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से उठी भी यही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज कॉस्ट ये है कहीं पे कि पहले गिरती है और उसके बाद यहाँ एक पॉइंट के बाद जो है वो उठती है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसी होगी? जब ये गिर रही होगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगी। ठीक, और उसके बाद इसे काट के इससे तेजी से ज़्यादा उठेगी। ठीक है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा? इस तरीके का होगा। ठीक, अब जब इसको प्लॉट करोगे आप, जब आप घर पे जाके ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम यही कर्व मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही कर्व मिलेगा। दिखा देता हूं आपको, देखो ये देखो। ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है और ये आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल इसी टाइप से आपको ये कर्व आपको
दिखाई पड़ेगा जब घर पे जाके इसकी प्लॉटिंग करोगे। तो ये क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि जब एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती है, ठीक। और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती हैं। लेकिन इसके बीच में एक एरिया ऐसा होता है यहां से यहां तक का, ठीक है, जबकि एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही होती है, ठीक है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होती है, ये मिनिमम पॉइंट है, जब ये अपने मिनिमम पे होती है मतलब यहाँ से जब ये उठना शुरू करती है तो ये मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से उठती है। यहाँ पे वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे वो पॉइंट कहाँ पे है, 4, 3, 2, ठीक, ये हो गया 4.34। अब देखो यहाँ पे स्थिति क्या है, यहाँ पे मिनिमम पे पहुंच गई है, ठीक है, और ये उठनी शुरू हो गई, ये 2 से कितनी बढ़ गई है, 3। ये यहां से मतलब ये यहां पे देखो, अगर सॉरी ये देखो ये 2 है, ठीक है ना, ये करीब है यहां तुम्हारा 3, ठीक, ये इसका पॉइंट है, सॉरी ये है, यहां पे है 3 और यहां पे है ये 4, ये है 4, ठीक। अब ये देखो यहां पे 4 पे स्थिर है बिल्कुल, ठीक है, 4 पे स्थिर है, और ये जो है वो 3 से बढ़ती हुई यहां पे ये 4 पे आ जाती है, यानी इस रेंज में ये बढ़ रही है, ठीक है, इस रेंज में ये बढ़ रही है, ये गिर रही है, ठीक है। तो एक रेंज ऐसी होती है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई होती है लेकिन एवरेज कॉस्ट गिरती होती है, और उसके बाद क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट स्थिर हो जाती है और वहाँ से वो बढ़नी शुरू कर देती है, और मार्जिनल कॉस्ट जिस बिंदु पे वो स्थिर होती है, जहाँ से बढ़नी शुरू करती है, यहाँ ये कहाँ से बढ़नी शुरू की, 4 से, तो 4 पे दोनों देखो बराबर हैं, ये, ठीक है, यही वो पॉइंट है, ये 4, ठीक है ना, इस 4 पे ये दोनों बराबर हैं। अब इसके आगे जो है ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये पहुंच जाएगी यहाँ तक, और ये इसी पीरियड में सिर्फ यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये 5 है और ये पहुंच गई यहाँ तक 9 तक, ठीक है। तो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है उसका व्यवहार ये होता है कि वो थोड़ा तेजी से मूव करती है, ठीक है। अब देखो इसको समझाने का एक तरीका ये भी है, जैसे मान लो इसने किताब में एग्जाम्पल दे रखा है कि क्रिकेट, ठीक है ना, जैसे मान लो एक बल्लेबाज है जिसका एवरेज है 50, ठीक, एक बैट्समैन है जिसका एवरेज है 50, ठीक, उसने अपनी पिछली पारी में मान लो 35 रन बनाए थे, उस 35 रन और पीछे के रनों को जोड़ करके उसका आज तक का एवरेज कितना है, 50, ठीक। अब वो क्या करता है, इस पारी में वो 45 रन बनाता, ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज कम हो जाएगा ना, एवरेज गिरेगा, ठीक है ना, एवरेज गिर रहा, समझने की कोशिश करना, यहां से यहां तक एवरेज जो है ये 50 था, अब मान लो ये गिर के हो गया समथिंग 48.2, ठीक। इसने पिछली पारी में रन बनाए थे 25, ठीक है,
और अब की बार इसने रन बनाए कितने, 45। ठीक है, तो 45 रन बनाने के बावजूद भी एवरेज इसका यहां से यहां तक गिर गया, क्योंकि उसने जो रन बनाए वो एवरेज से ज़्यादा नहीं थे, एवरेज से कम थे। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो एरिया होता है ये, ठीक है, जिसमें ये गिरती है और ये उठती है, ये यही चीज़ होती है कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ तो रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन वो एवरेज से कम है, इसीलिए एवरेज मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने के बावजूद भी यहाँ से यहाँ तक गिर गए। ठीक है, तो ये मतलब इंडिविजुअल नंबर वर्सेस ग्रुप नंबर। जब आप किसी भी उसको ग्रुप करोगे, किसी भी मूविंग सीरीज को आप ग्रुप करोगे, तो उसमें आपको इसी तरीके का रिजल्ट जो है दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो एवरेज होगा वो थोड़ा कम तेजी से मूव करेगा और इंडिविजुअल सीरीज जो होगी वो ज़्यादा तेजी से ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर वो बढ़ रही होगी तो ज़्यादा तेजी से वो बढ़ेगी, और अगर घट रही होगी तो वो ज़्यादा तेजी से घटेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी वगैरह करते हैं ना। वो क्या होती है कि हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या होता है, जैसे मान लो एक स्टॉक मार्केट है, ये है, ठीक है, ये मान लो ये स्टॉक का मूवमेंट है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो एक एवरेज मूवमेंट निकाल लेते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट इस तरीके से, और उसी के आधार पे अपना डिसीजन लेते हैं कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी मतलब इंडिविजुअल सम को आप इस तरीके से करोगे तो आपको इस तरीके की चीज़ दिखाई पड़ेगी। उसमें मार्जिनल फिगर्स जो हैं ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगी और एवरेज की फिगर्स कम तेज़ी से मूव करेंगी। ठीक, अब सवाल ये है कि जो बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है, बेसिक सवाल ये है कि वाई आर दीज नंबर्स आर लाइक दिस, ये नंबर ऐसे ही क्यों हैं। ठीक है, ये नंबर जैसे मैंने बनाया ये ऐसे ही क्यों है। ठीक है, ये जो है इससे अलग क्यों नहीं है, हमको ऐसा क्यों मिला कि जो है वो मतलब इस तरीके से मिली आपकी। ठीक है, ये हमको क्या मिला, ये मिली टोटल कॉस्ट, ठीक है, और ये मिली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये मिली टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसी तरीके से स्लोप वाली कॉस्ट क्यों मिलती हैं। सवाल तो ये है ना कि ये जो टेबल जो हमने बना दी, ये टेबल कहां से आई। ठीक है, अब ये सवाल बेसिक सवाल है, चलो इसको भी तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। हैं, हाँ, यही बात है कि अगर हम दूसरी संख्या ले लेंगे तब भी ये ऐसे ही आएगी। ठीक है, चलो देखो तुमको बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तो चलने दो, चल रही ना। ठीक है, देखो मार्जिनल कॉस्ट, कुछ चीज़ें और बतानी है आपको। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या बता रहा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट में किस दर से जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक, अब इसको हमने इस तरीके से कह दिया कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ठीक है ना, क्यू। अब देखो टोटल कॉस्ट जो है, बेटा देख लो, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपके काम में आएगा। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट क्या है, जैसे मान लो आप लेबर की बात कर रहे हो, आप
आप वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हो, हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन फैक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका ऑन एन एवरेज एक प्राइस होगा और उसकी आप कितनी क्वांटिटी यूज़ करते हो। ठीक, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो टोटल कॉस्ट क्या है, दोनों का गुणा ही तो होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आप लेबर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक, तो चेंज इन लेबर बिल यानी, अरे यार, ठीक है, ये ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे कि जो चेंज इन कॉस्ट है आपका, ठीक है, आपने क्या किया, कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। जैसे मान लो एक मजदूर की कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है, मान लो एक मजदूर की कॉस्ट 100 रुपये है, हमने क्या किया, 2 मजदूर बढ़ा दिए, हमने 2 मजदूर बढ़ाई तो हमारी लागत कितनी बढ़ी, 200 बढ़ी ना। कैसे निकाली, 100 गुणा 2, ठीक है। ये 2 क्या है, हमने कितना प्रोडक्शन में चेंज किया है, ठीक है, हमने जो है कितना प्रोडक्शन में चेंज किया है। तो एक मिनट इसे मिटा दें। इसको हम देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, डेल्टा टी सी बटे डेल्टा क्यू, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं W इंटू डेल्टा L, ठीक, और डेल्टा क्यू। ये डेल्टा L क्या है, जितना हमने लेबर में चेंज किया था। कितनी लेबर बढ़ाई थी, 2 बढ़ाई थी ना, 2 बढ़ाई थी, और 100 रुपये उनका रेट था तो 200 रुपये हो गया। ठीक, ये आपकी जो है वो, तो ये आपका उसके कॉस्ट में बदलाव आया था, ठीक है ना। और अगर वो 1 यूनिट पे आया था तो उसे 1 यूनिट से भाग कर दोगे, 0.10 यूनिट पे आया था, 0.10 यूनिट पे आया था तो उसे 0.10 यूनिट से भाग करोगे, यानी आपके कितना चेंज आया था आउटपुट में। ठीक है, अब इसको आप ये देखो, ये क्या चीज़ है, डेल्टा L बटे डेल्टा Q। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना, लिख सकते हैं ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, डेल्टा L बटे डेल्टा Q। हाँ, कहाँ, ये सॉरी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा है, ठीक है, ये हम उसको नीचे लाएं, ठीक है, ये है डेल्टा Q डेल्टा L। ये क्या है, ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ ये दिखा रही है कि अगर हम लेबर में चेंज लाते हैं, ठीक, तो हमारे आउटपुट में कितना चेंज होता है। ठीक है, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लेबर बढ़ाते हैं तो हमारे आउटपुट में कितना चेंज होता है, यानी लेबर की प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, यानी टोटल कॉस्ट में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्शन में चेंज के अनुपात में जो है वो उसके टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन होता है, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डेल्टा TC बराबर कितना होगा, चेंज इन कॉस्ट कितना होगा, जितनी उसकी रेट है, जितना प्रोडक्शन की कीमत, वो जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कीमत गुणा कितना हमने उस संसाधन में फिजिकली चेंज किया है,
जैसे हमने 2 लेबर बढ़ाए थे तो यहाँ डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी चेंज इन लेबर, ठीक। और विद रिस्पेक्ट टू क्यू इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, इस डेल्टा एल को नीचे लेगा तो ये यहाँ पे आ गया क्यू बाई एल, और ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये बराबर होती है W बटे MPL, ठीक है। W क्या है? W है मजदूरी की दर, वो 100 रुपये मजदूर हो सकती है, 200 रुपये मजदूर हो सकती है, 400 रुपये मजदूर हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम ये मान के चलते हैं, अल्पकाल में हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो स्थिर है, ठीक है। तो W क्या है? ये फिक्स्ड है। तो अगर W फिक्स हो तो मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे। और कैसे डिपेंड करेगी? मार्जिनल, यानी ये हो गई W बटे MPL, ठीक। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट वेरीज इनवर्सली, ठीक है, विद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इनवर्स में, उल्टे तरीके से, ठीक है, उल्टे रूप में जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वेरी करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो, ठीक है, तो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेंगी, और मार्जिनल कॉस्ट अगर कम हो तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो तो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेंगी, ठीक है, और अगर वो ज़्यादा हो तो वो घटेंगी, यही तो होगा, ठीक है। अब एक नियम को जरा आप याद करिए, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हम एक नियम को याद करते हैं, ठीक है, चलो इसे मिटाता नहीं हूं। देखो बेटा, ऐसा होता ना, बात पूरी होती है, ठीक है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। मैं भी आपको आधा पढ़ा दूं, कल मुझे भी याद नहीं रहेगा कि मैं क्या चीज़ छोड़ दी आपको। अभी एक बात पूरी मेरे दिमाग में है तो मैं आपको पूरी बता दे रहा हूँ, और कल आपको तो पता है ही नहीं कुछ कि सर को पढ़ाना क्या है, लेकिन मुझे अपने दिमाग में है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, ठीक है ना। तो पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। अब क्या है, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था। नियम क्या पढ़ा था? यदि किसी संसाधन की मात्रा में बढ़ोतरी की जाए, ठीक है, यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक संसाधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो शुरू में हमें बढ़ते हुए रिटर्न प्राप्त होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो घटते हुए रिटर्न प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर हम बढ़ाएं तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शुरू में बढ़ती है और बाद में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की घटने लगती है। ये पढ़ा था हमने, ठीक है, ये नियम पढ़ा था ना। और टोटल प्रोडक्शन किस तरीके से था? इस तरीके से, ये टोटल प्रोडक्शन था। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्ट घटेगी, यानी ये इस तरीके से गिरेगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो इस तरीके से गिरेगा। तो शुरुआत में जब फर्म इस्टेब्लिश होती है, वो मजदूरों की संख्या में वृद्धि करती है, तो उससे क्या होता है, कुछ ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशंस कुछ बेहतर होते चले जाते हैं, कुछ चीज़ों को एम्प्लॉय करना आसान हो जाता है, कुछ सस्ता माल मिलने लगता है, कुछ और चीज़ें हो जाती जिन्हें इकोनॉमीज मैंने कहा था, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है शुरू में बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि जब वो एक लेवल पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे चीज़ों को हासिल करना मुश्किल हो जाता है, लोन हासिल करने मुश्किल हो जाते हैं, नई लेबर हासिल करनी मुश्किल हो जाती है, इनपुट हासिल करना मुश्किल हो जाता है, तो चीज़ों की कॉस्ट बढ़ने लगती है, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं
उसका संतुलन बिगड़ जाता है दूसरे स्थिर फैक्टर्स के साथ और उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नीचे की ओर गिरने लगती है। तो उसमें क्या होगा कि शुरुआत में आपकी मार्जिनल कॉस्ट गिरेंगी और उसके बाद क्या होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पीक पे होगी तो ये अपने गिरते गिरते न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगी और वहां से जहां से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये टेबल ऐसी है। ठीक है, अगर हम टेबल किसी और शेप में बनाते तो वो टेबल वास्तविक नहीं होती। ठीक है, ये टेबल क्या बता रही है, ये टेबल ये बता रही है कि शुरुआत में जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं तो हमको रिटर्न जो है वो बढ़ते हुए मिल रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट चूंकि बढ़ रहा है इसलिए मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट गिर रही हैं, टोटल कॉस्ट बढ़ रही हैं लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रही हैं, टोटल कॉस्ट के बढ़ने की दर जो है वो कम हो रही है। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट का जब आपने कर्व खींचा था तो किस तरीके से था, ऐसे ही तो था। ठीक है, और फिर वो बाद में जाके कैसे हो गया था, ऐसे करके, यही तो हो गया था। तो टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है लेकिन उनके बढ़ने की दर जो है वो कम हो गई है और ये जहां पे मतलब अपने मिनिमम पॉइंट पे होंगी यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पे एसी अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी। ठीक, अब मैं इसको आपको कल बताऊं अगर तो सही रहेगा आपके लिए। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल कॉस्ट हैं, ठीक, टोटल कॉस्ट बढ़ेंगी, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे बढ़नी कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसके बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे शुरू में ये बढ़ी, उसके बाद बढ़ने की रफ्तार कम होती चली गई और उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट चढ़नी शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये टोटल कॉस्ट के बढ़ने की रफ्तार भी बहुत तेज हुई। ठीक है, तो आज मेरा मकसद ये था कि आपको मैं सारे कर्व्स के बारे में बता दूं। अब आपके पास 3 तरीके के 4 तरीके के कर्व हो गए, घर पे जाके आप लोग इन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, 1 मिनट ऐसे रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ। अब आप देख लीजिए कि फाइनली हम सम अप कर रहे हैं कि जो आपकी जो कॉस्ट कर्व होंगे वो आपके 2 तरीके के होंगे। ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, ठीक है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा। बस यही 2 कॉस्ट कर्व ऐसे हैं जो आपके फर्दर यूज में आएंगे। ठीक है, लेकिन इनका सारा कच्चा चिट्ठा, मतलब ये इनको बनाने का तरीका क्या है, ये किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं, ये मैंने आपको बताने के लिए इतनी सब चीज़ों को सहारा लिया। मुख्यतः आपको इन्हीं 2 चीज़ों से, जब आप मार्केट पढ़ोगे, ठीक है, मोनोपोली पढ़ोगे या आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ोगे, तो आपको इन्हीं 2 तरीके के कर्व से आपका सामना करना पड़ेगा। यही 2 तरीके कर्व जो हैं वो हमें फर्म के बैलेंस को समझने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये 2 कर्व ये बताते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिरती हुई होती हैं और इसका रीज़न होता है जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई होती है शुरुआती स्टेज में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ती है प्रोडक्टिविटी, तो इस रेंज में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तेज़ी से गिरती हैं और इसके बाद जब प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है, जो भी फैक्टर आप बढ़ा रहे हैं, जो भी फैक्टर आप वेरी कर रहे हैं,
तो जब वो प्रोडक्टिविटी आपकी घटनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद वहाँ से आपके ये कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर की ओर मूव करने शुरू हो जाएंगे। तो ये किसी भी फर्म का एक नॉर्मल कॉस्ट कर्व होता है और हर फर्म का इसी तरीके का कॉस्ट कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व की बात करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसे बंद करो।